ब्रिक्स सम्मेलन साझा लक्ष्य समग्र विकास, एक तरीके से ये थीम भी नजर आता है। और ऐसे में किस प्रकार से साझा लक्ष्य और समग्र विकास के माध्यम से ब्रिक्स देशों का जो सहयोग है आगे बढ़ेगा, इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर शशांक, जो कि पूर्व विदेश सचिव है, हमारे साथ में मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को हमने छुआ है, लेकिन आपके अनुभव और नजरिए से क्या वो बड़ी बातें आपको नजर आती हैं जो भारत के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज की वैश्विक चुनौतियों में भी के लिहाज से एक रास्ता दिखाई पड़ती है? शशांक जी। देखिए, जो मुद्दे ब्रिक्स समिट में उठाए गए हैं और भारत ने जिनको बहुत तेजी से समर्थन दिया है, वो सब वो हैं जो पहले से भी भारत हमेशा से कहता रहा है, लेकिन कई और मंचों पे उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। हमने देखा है कि जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ तो उसमें उन्होंने इसको ध्यान नहीं दिया। पहलगाम जो आतंकवादी हमला था, ब्रिक्स में इतने अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्वाड की मीटिंग में भी करा गया था, तो ये इस बात को दोहराया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि आतंकवाद जो है इसको पूरे अच्छे साफ साफ तरीके से इसमें ब्रिक्स की समर्थन मिला है, बहुत आवश्यक था। और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी इसमें उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरी बात इस तरीके की है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसमें कि 20वीं सदी के इश्यूज के वजह से बनाया गया था और वो पिछले 20-25 साल से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो खाली बैठा रहता है हर समय, पैसे बहुत खर्च होते हैं उस संस्था के ऊपर। तो इसलिए आवश्यक है कि जो विकासशील देश हैं उनको पूरे तरीके से वहाँ पर प्रेजेंस मिलनी चाहिए। और उसमें खास करके ब्रिक्स ने जो है भारत और ब्राजील का समर्थन किया है परमानेंट मेंबरशिप का सुरक्षा परिषद में, और दूसरा बाकी देशों का भी जो है उन्होंने कहा है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये भी। तीसरी बात ये भी है कि जो सर आपको रोकना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर उरुग्वे के राष्ट्रपति से इस वक्त मुलाकात की है, चर्चा की है। वो तस्वीरें हमारे पास इस वक्त आ चुकी हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, जो कि ब्राजील में सत्र में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां पर उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ ये द्विपक्षीय मुलाकात। और ये एक मौका होता है जब वैश्विक मंच पे तमाम नेता जाते हैं तो एक तरीके से तमाम अन्य वैश्विक नेताओं के साथ उनकी मुलाकात का एक मौका होता है। और ऐसे में उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात निश्चित तौर से ये साइडलाइन मीटिंग लेकिन अपने आप में अहम होती है। दोस्ती के और तमाम अन्य पैमानों को आगे बढ़ाने के लिहाज से, दो देशों की आपसी समझ को विकसित करने के लिहाज से, दो नेताओं की आपसी बातचीत के माध्यम से सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जो वैश्विक संपर्क के लिहाज से विदेश नीति में जो सबसे अहम बात होती है वो होती है संवाद, और संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग से या तस्वीरों से साफ झलकता है, जहां पे वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, जहां पे वो उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए, ये तस्वीरें भारत और उरुग्वे के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम कही जा सकती हैं। और दो देशों के बीच में चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, राजनीतिक संबंध हों या फिर कूटनीतिक रिश्ते हों, कैसे उन सब तमाम विषयों पर तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ा जाए, सहयोग के नए दायरे खोले जाएं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक खाका खींचने का एक मौका होता है इस प्रकार की मुलाकातों का, और दोनों नेताओं की गर्मजोशी से शेक हैंड करना और प्रतिनिधिमंडल के तमाम जो लोग अन्य नेता मौजूद हैं उनसे मुलाकात। ये तस्वीरें इस बात के लिए साफ तौर से इशारा करती हैं कि दोनों देश सहयोग से आगे बढ़ने को तत्पर और उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज और कल 2 दिन से प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरो में मौजूद है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। हमने देखा कैसे कल भी एक सत्र में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, तो आज भी एक और सत्र में प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, जो जलवायु, इसके अलावा COP30 और ग्लोबल स्वास्थ्य को लेकर जो विषय था और किस तरह से ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनमें कैसे निपटा जाए, उसमें एक समाधान की ओर प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है। और इसके इतर मेल मुलाकातों का ये दौर, जहां पर उरुग्वे के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की ये तस्वीरें। ब्राजील दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों की यात्रा पर हैं और चौथे देश के पड़ाव के तौर पर इस वक्त उनकी मौजूदगी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में है, जहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर उरुग्वे के राष्ट्रपति से उनकी ये मुलाकात।
तो ब्राजील से ये तस्वीरें, और हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शशांक जी, आप अपनी बात पूरी करें। जब मैंने आपको रोका तो उस वक्त ये तस्वीरें अहम आ रही थी हमारे सामने। शशांक जी, सही बात है। तो जी तीसरी बात मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है, क्योंकि COP30 की मुलाकात भी अभी ब्राजील में होनी है, और फिर उसके बाद में जो है भारत को भी इसमें अहम भूमिका आगे के लिए दी गई है। और भारत जो है चूंकि पहले से भी काफी समर्थन करता रहा है क्लाइमेट के मुद्दे पर, और बहुपक्षीय जो मल्टीलैटरल जो अप्रोचेस होती हैं उसके बारे में भारत हमेशा से करता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। फाइनली हम ये भी कहेंगे, आतंकवाद के मुद्दे पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई मंचों पर जी आतंकवादी को जो समर्थन करने वाले हैं उनको और भारत को जो आतंकवाद के पीड़ित है एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो भारत ने जो है हमेशा से ये मुद्दा उठाया है कि इसमें किसी प्रकार से भी इसमें उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, और चाहे कोई भी वजह हो तो पूरे तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और जो भी देश इस तरीके का उसके खिलाफ है उनको बताना चाहिए कि वो जो है जो भी उनके कहा जा सकता है कि वित्तीय पोषण ना करें और भी किसी तरह से समर्थन ना करें। तो जो भी कुछ किया जा सकता है जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपको लगता है कि घोषणा पत्र के आधार पर कौन से ऐसे प्रमुख मसले हैं जो आज की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिहाज से ब्रिक्स को एक रेलेवेंस ग्रुप के तौर पर दिखाते हैं, और इसके द्वारा दिखाया गया रास्ता या कोऑपरेशन की कही गई बात एक भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता दिखाती है? जी आर्यन जी, मुझे लगता है कि तमाम जो मुद्दे उठाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रिक्स में, वो सभी बहुत रेलेवेंट हैं और सभी एक बहुत सीधे तौर पे, स्पष्ट तौर पे इंगित करते हैं कि अगले साल जब ब्रिक्स की समिट होगी भारत में, तो भारत क्या करने वाला है। पहली चीज, आतंकवाद पे SCO में जो बातें हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग से उठकर चले आए, उसका सीधा प्रभाव ब्रिक्स की समिट में दिखा। और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पे, बहुत ही कड़ाई से इस बात को कहा कि आतंकवाद के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पे उन्होंने जोर डाला। पहला, किसी भी शेप, किसी भी साइज, किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, चीन पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने स्वार्थी हितों के लिए आतंकवाद को कभी समर्थन करे और कभी ना करे, ये अब स्वीकार नहीं होगा। और तीसरी चीज की, आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को, चाहे टेरर फाइनेंस जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, या फिर उनको अगर सैंक्शन भी लगाना हो तो हम ब्रिक्स के देशों को सैंक्शन लगाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी चीज बहुत साफ है कि भारत की और ब्राजील की जो संयुक्त राष्ट्र परिषद की जो सदस्यता है, उसका ज्वाइंट कम्युनिके में आना चीन के होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी बात है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि अगले 5 सालों में क्या होने, अगले आने वाले समय में ये एक रियलिटी बनने जा रहा है। तीसरी चीज जो है, मुझे लगती है कि ग्लोबल साउथ के इंस्टीट्यूशंस, जो ग्लोबल साउथ का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स ही है, ये बात कहना अपने संबोधन में कि 20वीं शताब्दी के संगठन 21वीं शताब्दी की जो रियलिटी है, जो दुनिया जैसे चल रही है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसको बदलना पड़ेगा। इस बात से भी ब्रिक्स की और ग्लोबल साउथ की जो एजेंसी है, उसका जो योगदान होना चाहिए, उसकी जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर बहुत ही मुझे लगता है स्पष्ट सीधे तौर पे प्रधानमंत्री ने जोर डाला जी। साथ ही उन्होंने ब्रिक्स जो काम कर सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जस्टिस है, या टैरिफ, ट्रंप के बारे में भी और टैरिफ के बारे में भी बातें साइडलाइन में बहुत ज्यादा हुई। तो मुझे लगता है कि ये 5 मुद्दे हैं कि कैसे ग्लोबल साउथ के देश इन चीजों से भी जूझ रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो या एक मुक्त अर्थव्यवस्था हो अंतर्राष्ट्रीय, उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे वापस पटरी पे लाया जाए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं शशांक जी, क्योंकि क्वाड के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी हमने देखा कि आतंकवाद के मसले पर भारत के पक्ष को एक मजबूत समर्थन दिखाई पड़ा। उसके बाद अब ब्रिक्स के मंच से ये समर्थन दिखाई पड़ना और संयुक्त घोषणा पत्र में तमाम बातों का जिक्र होना, पहलगांव आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा होना, क्या भारत के द्वारा वैश्विक मंचों पर या विश्व के तमाम मित्र देशों के साथ करी जा रहे संवाद का ही एक असर है कि अब लोग बेहतरी से इस बात को समझ रहे हैं? जब हम सबूत रखते हैं, बात रखते हैं, अब वो दुनिया समझ रही है। मुझको ऐसा लगता है कि शुरू में कुछ इस तरीके से रहा कि जो भारत का पक्ष पूरे तरीके से समझा नहीं गया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये बताने की कोशिश करी कि 2 न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं और अगर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से वो 2 न्यूक्लियर नेशंस कहाँ से लेकर आ गए हैं, मसला ये था कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं
आतंकवादियों ने जिस तरीके से बेशर्मी के साथ में पहलगाम में हमले किए, उसका पूरे तरीके से निंदा की जानी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से वो बीच में पाकिस्तान ने जिस तरह कंफ्यूजन पैदा किया था हर जगह पर, उसको ठीक किया गया है। और जो हमारे ख्याल से शुरुआत हुई है, जैसे प्रोफेसर मिश्रा ने अभी कहा है कि जो राजनाथ सिंह जी गए थे चीन में एससीओ की मीटिंग में, तो उन्होंने साफ साफ तरीके से अपना पक्ष रखा। तो अब वो जो है उसकी वजह से, और हमारे जयशंकर जी ने क्वाड की मीटिंग में और प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स की मीटिंग में रखा है, तो पूरे तरीके से ये बात साफ हो चुकी है कि इसमें आतंकवाद के मुद्दे पर किसी तरीके से भी कोई दो मुहा टाइप का जो है वो इशू नहीं देखा जाएगा। और अभी हाल में देखा गया है कि जो पाकिस्तान के कुछ पुराने आतंकवादी थे भी, जिन्होंने 2008 में आतंकवाद के उसमें करा था, तो अभी कोर्ट के अंदर भी उनका मसला निकल कर आया है। उन्होंने बात मान ली है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की तरफ से वो इस तरह का आतंकवाद भारत में फैला रहे थे। जी शशांक जी, क्योंकि आपको बहुत लंबा अनुभव रहा है, विदेश नीति को बहुत करीबी से आपने समझा है, देखा है और तमाम महत्वपूर्ण काम आपने किए हैं, कितना अंतर और असर पड़ता है? क्योंकि एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पे तो ब्रिक्स नहीं है, एक ग्रुप है, खासतौर से विकासशील देशों के लिहाज से अगर बात की जाए, जब इस प्रकार का एक साझी बात निकल के आती है, वक्तव्य निकल के आता है, एक प्रेशर बनता है और क्या एक अंतर आता है? देखिए, असल में इतने तरह के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स बने हुए हैं इंटर रीजनल लेवल्स पर, जैसे G7 है, उसमें खाली विकसित देश वहाँ पे अपना पक्ष रखते हैं, और बीच में एक दिन उन्होंने रख रखा है आउटरीच के लिए, जो विकासशील देशों को भी, जो तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्तियाँ हैं, उनको बुला लेते हैं। G20 है, उसमें दोनों तरह के देश हैं, लेकिन उसमें अभी हमने भारत में जब उसका समिट हुआ था, तो हमने अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें पूरे तरीके से ग्लोबल साउथ की तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेशन दिलवाया था। लेकिन वो भी एक तरीके से डायलॉग फोरम ही है, उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन ब्रिक्स में जो है इस तरह की बातें हैं, वो दो पक्ष हैं। एक तो है इप्सा का, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तीन उभरती हुई आर्थिक शक्तियां और डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दूसरी तरफ है रूस, चीन, जो कि जिनके अपने मुद्दे हैं विकसित देशों के साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, तो इसमें दोनों मिलके आ जाते हैं। तो इसमें मैं जिस तरीके से आपने देखा है कि जो पक्ष रखे गए हैं, उसमें भारत और ब्राजील और साउथ अफ्रीका और जो ग्लोबल साउथ के पक्ष हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से, सीधे सीधे तरीके से माने गए हैं, और रूस और चीन को भी उन बातों को मानना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से ये असर होगा कि जो और वेस्ट के देश हैं, पश्चिम के देश हैं, उनको भी थोड़ा सा ये लगेगा कि देखिए, ये रूस और चीन का ग्रुप नहीं है खाली, ये कजान वाली मीटिंग का मसला नहीं है। ये मीटिंग हुई है इस तरीके से, प्रैक्टिकल टाइप के डिसीजंस लिए गए हैं, और इसमें जो है जो प्रैक्टिकल हम बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, उनकी भी जो जायज़ डिमांड्स हैं, उनको पूरे तरीके से उसको फुलफिल करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि रहेगी ब्रिक्स समिट की। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपको लगता है कि रिफॉर्म के मसले को लेकर जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा जोर है, एक तरीके से थीम ही रखा गया था, ग्लोबल गवर्नेंस को कैसे मजबूती के साथ उसको सुधारने की ज़रूरत है, उस दिशा में एक कुछ बदलाव की सुगबुगाहट की ओर हम देख सकते हैं कि जो मौजूदा वैश्विक संस्थाएं हैं, कम से कम ग्लोबल साउथ के मसलों को समझें, उनके कंसर्न्स को समझें, उसके बेसिस पे आगे वो फैसला भी लें? देखिए आर्यन जी, पश्चिम के देश G7 हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, तमाम ये जो विकसित देश हैं, उनको अब ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि विकासशील जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो अब 1970 और 80 के दशक के नॉन अलाइंड कंट्रीज नहीं है। अब ये राइजिंग पावर्स हैं, बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसमें भारत का भी रोल है, ब्राजील का भी है, साउथ अफ्रीका भी है, रूस भी है जो ग्लोबल साउथ के साथ आ चुका है। तो उनको ये मालूम है कि ये जो आवाज़ें आ रही हैं और एक कलेक्टिव वॉइस के तौर पे जो सामने आ रही हैं, इनको बहुत दिन तक दबाए रखना मुश्किल है। और जैसे जैसे भारत, चीन आर्थिक शक्ति के तौर पे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूएई, तमाम जो देश हैं जो ब्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये जैसे जैसे इन बातों को बार बार संवाद के तौर पे अपने जॉइंट कम्युनिके में, डिक्लेरेशंस में कहते जाएंगे, इस बात को लेजिटिमेसी, ग्लोबल लेजिटिमेसी, यूनिवर्सल लेजिटिमेसी मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ, अब इन संस्थानों का बदलना ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशंस का बदलना ज़रूरी है। तो अब ये सिर्फ कोरी नॉन अलाइनमेंट वाले समय की जैसी बातें नहीं है, अब ये इन बातों में दम है, क्योंकि ये जो देश हैं ब्रिक्स के,
इनमें इनकी आर्थिक शक्ति है, इनकी सामरिक शक्ति है, इनकी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो बहुत बढ़ती जा रही है। और साफ तौर पे दिखता है कैसे ब्रिक्स की सदस्यता दुनिया के तमाम देश वो जो है लाइन में लगे हुए हैं कि ब्रिक्स के सदस्य बन जाए। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अब जो बातें ब्रिक्स के ज्वाइंट कम्युनिकेज में सामने आ रही हैं। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों से गुजारिश है हमारे साथ बने रही। कुछ और तस्वीरें भी हमारे साथ ब्राज़ील से हमारे पास आ रही हैं, उसका जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सेशन में क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल हेल्थ पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा है कि क्लाइमेट जस्टिस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। भारत ने मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, सोलर अलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्लोबल बायोफ्यूल और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किए हैं। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, बावजूद पेरिस समझौते के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसे आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन पर्यावरण और प्रकृति को भारत संस्कारों में जीता है। वहीं उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पर कहा है कि पृथ्वी और मानव दोनों के स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोविड की महामारी ने सिखाया कि वायरस वीज़ा लेकर नहीं, बल्कि समाधान के पासपोर्ट देखकर नहीं चुने जाते हैं। इसलिए मानवता को प्राथमिकता देना जरूरी है। भारत ने आयुष्मान भारत जैसे अभियान स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। भारत स्वास्थ्य को और मजबूत करने के लिए तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो जिक्र किया आज के सत्र में, महत्वपूर्ण बातों को रखा, उसका हमने एक तरीके से आपके सामने रखा, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर COP30 को लेकर यह सत्र था, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से बात रखी और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र जो प्रधानमंत्री ने उसमें किया था। इसी के साथ साथ बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अब से कुछ देर पहले हुई है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात, अपने आप में बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री की मुलाकात और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही। दो खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। मिस्टर शशांक जी हमारे साथ में, पूर्व विदेश सचिव, प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शशांक जी, क्योंकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर भी हम बात करें, लेकिन लगातार द्विपक्षीय बैठकों की तस्वीरें भी आ रही हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि कितना एक बढ़िया एक मौका होता है देशों के साथ में संवाद स्थापित करके विदेश नीति को और बेहतरी से आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रकार का जो हम तस्वीरें देख रहे हैं। शशांक जी, देखिए, जिस तरीके से द्विपक्षीय मुलाकातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी खास करके आपने दिखाया उरुग्वे और बोलीविया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में, तो ऐसा लगता है कि जो दक्षिण अमेरिका के देश जो काफी दूर माने जाते हैं, तो इस बार ना कि खाली प्रधानमंत्री जी वहां विजिट करने गए हैं, बहुत देशों को उन्होंने विजिट किया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, ट्रिनिडाद टोबैगो हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसका मौका लेकर जितने भी वहाँ के बड़े नेता वहाँ आए हुए हैं मीटिंग में, सबके साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी बात है ग्लोबल साउथ के लिए, तो उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को तो मिला लिया है G20 में, तो मुझे जरूर इसमें ये मानने की बात है कि ये लैटिन अमेरिका भी कह रहा होगा कि हमको भी जो किसी तरीके से आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमें पूरे तरीके से आपके ऊपर विश्वास है। जिस तरीके से खास करके प्रधानमंत्री ने जो वैश्विक हेल्थ के बारे में बात करी, स्वास्थ्य के बारे में, तो जो कोविड के टाइम पर जो है जो हमने वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम चलाया था, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, सब जगह के देशों को पूरे तरीके से वहाँ पे उनको पूरे तरीके से समर्थन दिया गया, उनको सहायता पहुंचाई गई, और वो बहुत बड़ी बात थी। जबकि भारत के खुद के अंदर इस तरह की बातें चल रही थी कि क्यों हम और देशों को देखभाल कर रहे हैं, अपने लोगों क्यों नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी भी देखभाल करी और बाकी देशों की भी देखभाल करी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है इतना असर हो गया है कि चाहे लैटिन अमेरिका के देश बहुत दूर हों साउथ अमेरिका के, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो सब लोग बहुत उत्साह के साथ में। बिल्कुल सर, जो बात आप कह रहे हैं उसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि देश में भी लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी से, और अपेक्षा विदेश के लोग भी करते हैं कि साहब आप हैं तो ये संभव हो सकता है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर